मगर गाजा के ही लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए। गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मौत से डरने वाले हम नहीं, हम अपने मुकद्दर लिखा कर लाए हैं। फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है? वो ऐसे जाए और हमास का साइड लेके वहां लड़े, गाजा में चला जाए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। इजराइल हमास का खात्मा कर रहा है तो भारत में किस किस को दर्द हो रहा है? हमास के कत्लेआम पर अगर इजराइल पलटवार कर रहा है तो फिर ओवैसी जैसे नेता परेशान क्यों हैं? क्या ओवैसी जैसे नेताओं को गाजा का दर्द दिखता है लेकिन इजराइल में जो हुआ, जो अत्याचार और कत्लेआम हुआ, वो नहीं दिखता? सवाल यह भी है कि गाजा के नाम पर क्या हमास को सपोर्ट कर रहे हो ओवैसी? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा की चुनौती को वो स्वीकार करेंगे? जैसे जैसे इजराइल और हमास के बीच जंग तेज होती जा रही है वैसे वैसे भारत में भी हमास के हमदर्दों की तादाद बढ़ती जा रही है। इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई है, एक्शन तेज कर दिया है, तो ओवैसी जैसे तथाकथित मुस्लिम पैरकारों की बेचैनी बढ़ गई है। ओवैसी कह रहे हैं कि गाजा पट्टी में 21 लाख की आबादी में से 10 लाख बेघर हो गए। ओवैसी इजराइल की हुकूमत को जालिम बता रहे हैं, लेकिन हमास आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। इतना ही नहीं, ओवैसी तो मीडिया पर भी भड़क गए। सुनिए। गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ वैसा हुआ खुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है? आप सोचिए ओवैसी किसके सामने बोल रहे थे? देश के सामने। चुनावी मौसम में तो मुद्दों की बात करिए ना भाई। क्या आपके चुनाव के लिए इजराइल का हमास पर अटैक यह मुद्दा है? मीडिया पर आप भड़क रहे हैं तो क्या हमास के ठिकाने से आईसिस का झंडा मिला, यह मीडिया ना दिखाए? प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ से भ्रूण बाहर निकालकर मार दिया, नवजात बच्चे को पालने में मार दिया, यह मीडिया ना दिखाए? और इसलिए आप भड़क रहे हैं क्योंकि यह आपके प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करता है। ओवैसी गाजा के लड़ाकों को बहादुर बता रहे हैं, इसी बहाने प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल कर रहे हैं। सुनिए। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, जो गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ। रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है वो। आप सोचिए, वो कह रहे हैं गाजा के लड़ाके, तो गाजा का लड़ाका कौन है भाई? हमास के आतंकी, उस पर नहीं बोल रहे। इजराइल हमास युद्ध के बहाने ओवैसी हैदराबाद में मुसलमानों को भड़काने का भी काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता। सुनिए। मगर दुनिया ये जान ले कि जब तक हम जिंदा हैं दुनिया जिंदा है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो,
मौत से डरने वाले हम नहीं, हम अपने मुकद्दर लिखा कर लाए हैं कि अल्लाह मेरी जिंदगी में लिख चुका है, तुम्हारी जिंदगी में लिख चुका है, मगर सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी गुलामों की तरह गुजारोगे या फिर तुम बहादुरों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारोगे। आप सोचिए, हैदराबाद में मरने मारने की बात, मौत से डर नहीं लगता, क्या लेना देना है? इस बयानबाजी से पहले ओवैसी ने चंद दिनों पहले सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन जिंदाबाद और इजराइल मुर्दाबाद लिखा था। अब ओवैसी को जवाब दिया है असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने। हेमंता ने कहा कि अगर ओवैसी को इतनी ही चिंता है तो वो गाजा पट्टी में जाए और वहां जाकर लड़े। सुनिए। कि हम विश्व भर में जहां भी टेरर होगा, टेररिज्म होगा, उनका खिलाफ हम लोग आवाज उठाऊंगा। भारत खुद एक टेररिज्म का विक्टिम देश है, तो इसीलिए हमारा हर भारतीय का यह कर्तव्य होता है हमास को कंडेम करना और हमास का खिलाफ आवाज उठाना। जो लोग भी हमास का फेवर में आवाज उठाता है या हमास का पक्ष में बोलता है, वो लोग हमारा देश का शुभचिंतक नहीं है। फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है? ओवैसी जाए और हमास का साइड लेके वहाँ लड़े, गाजा में चला जाए, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहता है। ओवैसी का जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है तो हम अभी जाओ, गाजा में जाओ। यहाँ क्या हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हो? चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह कि इजराइल हमास को मिटा रहा, ओवैसी को दर्द क्यों हो रहा? हमास से इतनी हमदर्दी, इजराइल में अत्याचार पर खामोशी क्यों है? और अश्कलोन में जो अभी कुछ हुआ उस पर भी बोल देते। हमास को आतंकी कहेंगे तो ओवैसी मीडिया पर भड़केंगे क्योंकि तस्वीरें दिखा दी गई। हमास चिल्लाएंगे, हिंदुस्तान में मुसलमानों को भड़काएंगे क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मेहरदीन रंगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदिल, मीडिया पर भड़क रहे हो वैसी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक कहावत है। बड़े भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत सही कह रहे हैं। जो कैमरा लेके जो इजराइल और फिलिस्तीन जो लोग दौड़ रहे हैं, उनको कैमरा लेके मणिपुर दौड़ना चाहिए था। 5 महीना से 2 समुदाय में संघर्ष हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं हो रहा है, होम मिनिस्टर का एक ट्वीट नहीं हो रहा है कि दोनों कम्युनिटी को बैठा के, वो भारत का अंग है मणिपुर, लेकिन वहां पे कोई मीडिया का कैमरा नहीं गया है, वहां पे ना कोई चैनल गया है, क्योंकि पीएमओ को चुनाव लड़ना है भारत में इजराइल और फिलिस्तीन को दिखा के। मणिपुर में तो चुनाव हो गया है, प्रधानमंत्री को अब चुनाव अब मतलब नहीं है मणिपुर से, मणिपुर को अब 5 स्टेट से मतलब है। कल भी गवर्नर के यहाँ लोग गया था, उन्होंने कहा कि ज्वाइंट पीस मीटिंग करवाइए, और अभी तक प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। प्रधानमंत्री को नवरात्रा का सॉन्ग याद आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मणिपुर में जो जुल्म हो रहा है वो प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है। यही प्रधानमंत्री का कथनी और करनी में अंतर है। तो जिसको दर्द है, जो मजलूम के साथ है, हम मजलूम के साथ है। महात्मा गांधी का स्टैंड यही, अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैंड यही, पंडित नेहरू का स्टैंड यही, देश का यही स्टैंड हम फिलिस्तीन के साथ है। ठीक, मैं सारी बात आपकी ठीक, बोलिए, सारी बात आपकी ठीक। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। कभी किसी वॉर फ्रंट पर आप गए हैं? पूछिए। कभी किसी वॉर फ्रंट पर गए आप? चलिए आपके साथ चलेंगे। अरे मैं पूछ रहा हूं, कभी गए हैं? चलेंगे मणिपुर। अरे मैं आपको चलने के लिए नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूं कभी किसी वॉर फ्रंट पर आप गए हैं? चलिए मैं तैयार हूं चलने के लिए। कभी गए हैं कि नहीं आज तक? अरे चलिए ना मेरे साथ मणिपुर। आज तक नहीं गए ना? आज तक नहीं गए ना? कभी बोलिए, प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि मणिपुर याद दिला दीजिए। पीसीआर जरा प्रदीप दत्ता की कोई रिपोर्ट निकालकर सिर्फ विजुअल स्क्रीन पर रखिए। प्रदीप दत्ता की कोई तस्वीर स्क्रीन पर रखिए। कोई रिपोर्ट। अरे सुनिए आदिल, आदिल सुनिए, आदिल पहले सुनिए एक बात, मुझे मेरा एक सुनिए भाई, सुनिए आदिल, सुनिए प्लीज, चुप्पी आदिल सुनिए पहले बात। उनकी दही जो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है आदिल, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। आप किसी भी मीडिया पर्सन को नहीं कह सकते जो इस समय इजराइल में मौजूद है कि कैमरा लेकर दौड़ रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं चारों ओर। जाकर देखिए, महसूस करिए वॉर फ्रंट में जाना क्या होता है। पहले देश तो मत कहिए कि कैमरा लेकर दौड़ रहे हैं, वॉर फ्रंट पर है, जान की बाजी लगाकर, जान की बाजी लगाकर कवर कर रहे हैं, भाजपा की दलाली कर रहे हैं। किसी पॉलिटिकल रैली में जाकर भाषण नहीं दे रहे हैं। मणिपुर तो समझिए इस बात को। चलिए मणिपुर, और नहीं तो जाइए, अरे चलिए ना मणिपुर। अरे आपको गाजा से हमदर्दी है ना,
चलिए मणिपुर पहले देश कहां गया चैलेंज ना? दिया है, चैलेंज अरे दिया है भाई जो चलिए वैसे चले जाए। मणिपुर। तस्वीर देखिए, मिसाइल गिरती हाँ। है, फायरिंग होती है, कैसे जमीन अरे पर लेटना हेमंता पड़ता बिस्वा- है, तो ये समझिए। अरे हेमंता बिस्वासा उसके बाद सवाल उठाइए। पांडे भाई सुनिए सुनिए सुनिए। अरे ये हेमंता बिस्वासा कल तक कांग्रेस की दलाली करता था, आज भाजपा की दलाली कर रहा है। करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार का चार्ज है, बीवी को सब्सिडी दिलवाता है ये आदमी। ये क्या बोलेगा बैरिस्टर से? आदिल एक बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आदिल मेरी एक रिक्वेस्ट, आदिल एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सुनिए भाई सुनिए, आदिल सुनिए प्लीज, आदिल सुनिए, इसका कोई वजूद है? आदिल प्लीज सुनिए, मैं नहीं चाहता हूं मैं ऑडियो नीचे करवाऊं। आदिल सुनिए प्लीज, एक मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आदिल सुनिए प्लीज भाई, सुनिए आदिल प्लीज सुनिए, प्लीज पूछिए। मैं कह रहा हूं सर, किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए और उल जुलूल इस तरीके के शब्दों, फालतू के शब्द मत रखा करिए। आप जो भी कहिए संयमित शब्द कहिए। अमित शाह साहब ने कहा है, अरे बड़े भाई अमित शाह साहब ने कहा है कि उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। आज वॉशिंग मशीन में डालकर भ्रष्टाचार खत्म हो गया हेमंता बिस्वासा का। अमित शाह साहब ने कहा है, आपको रिकॉर्डिंग दिखला दूं? ठीक उसके बारे में नहीं, अरे आप अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए आदिल, आप अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लड़ रहे हैं, लेकिन वॉर फ्रंट पर कोई रिपोर्टर जाए तो मत कहिए कि कैमरा लेकर दौड़ रहा है। एक बात समझिए, सुनिए। चलिए ठीक है, राजीव जेटली, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। राजीव जेटली ये मुसलमानों की पैरोकारी है, वरना अच्छा चलिए 30 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड, हाँ लीजिए जल्दी। नहीं सुनिए पांडे भाई, सिर्फ पांडे भाई आप जो एमआईएम से सवाल कर रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस से कर रहे हैं, आपको एक और ध्यान दिला दे कि राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस जो मुसलमानों की हितैषी बनती है, वो फिलिस्तीन पे कुछ नहीं बोल रही है। नहीं, अभी आऊंगा, अभी राजीव जेटली से जवाब लीजिए, फिर आप मुसलमानों के कितने हितैषी है ना वो भी सवाल पूछूंगा, और यकीन मानिए अब जवाब नहीं दे पाएंगे, यकीन मानिए। चलिए रुक जाइए। राजीव जेटली ये मुसलमानों की पैरोकारी है, वरना हैदराबाद के लोगों को क्या मतलब है? इस्राइल गाजा में चुनावी रैली में जा रहे हैं, चुनाव की बात करिए, मुद्दों की बात करिए। नहीं राकेश, आपको ये समझना चाहिए, अभी इनकी बात सुनी है ना आपने, जो प्रश्न उठाया तो उस प्रश्न के ऊपर एक बार भी जवाब नहीं दिया, एक बार भी कुछ नहीं बोला। हम तो ये पूछ रहे हैं ना कि आप मुसलमानों की पैरोकारी नहीं कर रहे हैं, आप आतंकवादियों की पैरोकारी कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को रखा कि हम पैलेस्टाइन के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, हम आतंकवाद के ऊपर बोल रहे हैं। हमास ने जो आतंकवादी हमला इजराइल के ऊपर करा, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि उसी जो आतंकवादी हमला था उसके ऊपर ना कांग्रेस पार्टी ने, न ओवैसी साहब की पार्टी ने, न समाजवादी पार्टी में ने, किसी भी पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला। इसका मतलब ये उन आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, और यही आतंकवादियों के साथ खड़े होने का नतीजा इस देश की जनता ने भुगता है। 2004 से लेकर 2014 तक आपको याद होगा इस देश में हर 20 किलोमीटर के अंदर एक बम ब्लास्ट होता था, और बम ब्लास्ट में पकड़े जाने वाले लोग कौन होते थे उसके बारे में मुझे लगता है कि आदिल हसन खुद बता देंगे कौन कौन लोग उसके में संलिप्त थे, और किन लोगों को शय मिलती थी और किन की वजहों से शय मिलती थी। आज तो ये सत्ता में नहीं बैठे, बावजूद उसके अगर आतंकवादियों के साथ खड़े हुए, और आतंकवादियों के साथ खड़े होने से अगर इनको लगता है कि देश का मुसलमान इनके साथ खड़ा हो जाएगा क्योंकि आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, और देश का मुसलमान खड़ा हो जाएगा, तो मुझे लगता है इससे बड़ा इस देश के अंदर कोई बड़ी विडंबना नहीं हो सकती है। ये राजनीतिक पार्टियों की सोच समझिए कहां जा रही है। ठीक, इन्होंने क्यों मुसलमान को ऐसा सोच लिया कि जब भी हम आतंकवादियों की भाषा बोलेंगे तो हमें मुस्लिम वोट मिलेगा। एक मिनट ऐसा क्यों सोच लिया? ये सोचने की बात है। ठीक है आदिल, मैं आऊंगा एक बार मैं सबकी टिप्पणी ले लूं। मेहरदीन, ये मुसलमान वोटों की पैरोकारी क्यों न कही जाए, क्योंकि यहां पर तस्वीर लेकर घूमिए, जुमे की नमाज तो हुई थी, ईरान के धार्मिक नेता की तस्वीर लेकर लोग उतर गए हैं। गजब स्थिति है। हमास का इस्माइल हानिया जिसने इजराइल में अटैक करवाया, जानता भी नहीं होगा वो आदमी जो वो तस्वीर लेकर सड़कों पर उतर गया था कि कौन है जिसके पोस्टर लिए हैं।
देखिए राकेश भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप इजराइल पे तो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इजराइल का जुल्म नहीं देख रहे। फिलिस्तीन पे उन्होंने 70 साल से कितना जुल्म किया। वहाँ पे बच्चों को मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, 1.5 लाख लोगों को मार दिया गया और उन्हें एक मूल धारा से भी उनको हटाया गया। जो जन सेवाएं होती हैं जैसे कि पानी, बिजली, उनसे भी उन्हें वंचित रखा गया। और बात ओवैसी साहब ने क्या गलत बात कही? उन्होंने सही कहा, भाई जालिम को जालिम ही कहा जाएगा जो बच्चों को मारता हो, उनको मारता हो, महिलाओं को मारता हो और बेसहारा लोगों को मारता हो। एक सवाल है आपसे। हमास के ठिकाने से आईएस का झंडा मिलता है, ठीक? आईएस कौन है? नंबर 2 बात, प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ से भ्रूण बाहर निकाल के मार दो, ऐसा जो करे उसको क्या कहेंगे? महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड निकाल दो, बच्चों को जिंदा जलाकर मार दो, पालने में नवजात लेटा हो उसको मार दो। ये तो तस्वीरें सामने आई हैं, मीडिया ने दिखा दिया तो दिक्कत हो गई। देखिए मैं क्या कह रहा हूं राकेश भाई, मुसलमान कभी भी ना तो बच्चों को मारता है और जंग में, और ना ही महिलाओं को मारता है। वीडियो आपके पास जो है वैसी वीडियो हमारे पास भी बहुत सारी है। अच्छा। जहां पे मुसलमान जो हमारे जो वहां के लोग थे उन्होंने बताया बाकायदा, इसराइल के लोगों ने, कि मुसलमानों ने यह कहा कि अगर तुम लेडीज हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, उनके परिवार को भी कुछ नहीं कहा गया। तो ये बात जो लड़ाई है, ये लड़ाई किस लिए चल रही है? इजराइल की इतनी कवरेज जो हो रही है राकेश भाई, इजराइल की जो इतनी बड़ी कवरेज हो रही है, इजराइल ने खुद अपने लोगों को मार दिया। कवरेज तो वहां के लोगों को मतलब कुछ भी करेंगे बकवास, मगर वहां पर इंसाफ मिल जाता मणिपुर के लोगों को। अभी अश्कलोन में किसने रॉकेट दागे? मणिपुर के लोग दूरबीन से मीडिया चैनल के प्रवक्ता हमारे विषय पर बात करें, हमारे यहाँ आए, हमारे दुख साझा करें। गजब है, मगर उस पर गाजा आपका विषय है क्या? इजराइल से गाजा आपका विषय है मेहरदीन? नहीं है, आपको गाजा आपका विषय है? आपको इजराइल, आप हिंदुस्तानी है ना? आपको मुसलमान, आप हिंदुस्तानी है ना? और आज इजराइल के फेवर में हिंदू संगठन के लोग रैलियां निकाल रहे हैं, पूजा। राजीव जेटली कुछ कह रहे हैं, फिर मैं कुलकर्णी जी आपके पास आ रहा हूं। ये दिखाता है कि मुसलमानों से नफरत है। अरे मुसलमान वाला खेल है राजीव जी, समझ लीजिए। नहीं, मैंने तो देखिए राकेश भाई, सबसे पहले इस बात की शुरुआत करी थी, ये जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, इससे प्रतीत होता है कि कहीं से भी भारतीय और हिंदुस्तानी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ढूंढते हैं ये, और इनका एजेंडा केवल मुस्लिम एजेंडा, इस्लामिक एजेंडे पे चलने वाले लोग। आपको क्या लगता है इस देश के साथ कितनी वफादारी निभाते होंगे? अगर कहीं पर कोई ऐसा हमला हो रहा है जिसको आतंकवादी हमला कहा जा सकता है, उस आतंकवादी हमले के अंदर भी मुसलमान और यहूदी ढूंढ रहे हैं। अगर उन यहूदियों पर अटैक होता है, मैं आपसे बता रहा हूँ, आपने मुसलमान कम से कम 10 बार इस डिबेट के अंदर यूज कर लिया है, और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं अब यहाँ बैठा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं हमास से बात कर रहा हूँ। इजराइल आपका क्या है? देश के ही लोग बैठ कर ये डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा बटवारा लग रहा है इजराइल के साथ खड़े एक इस्लाम के आधार पर एक आतंकवाद के साथ खड़े होने और दूसरे उन आतंकवादियों एक मिनट राजीव जेटली के साथ हमें भी चाहते हैं खड़ा कर दे। ठीक। अरे भाई आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अरे सर, अगर इस तरीके का रवैया अपनाएंगे, रखेंगे तो इस देश के अंदर फिर बाद में मत कहिएगा केवल मुसलमानों को ही क्यों देखा जाता है। इंसाफ की बात करिए, हमारा देश इंसाफ की बात करता है। अच्छा एक मिनट, फिर ये मत बोलिएगा फिर मुसलमानों को ही क्यों नहीं उठाई जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग उनके हमदर्द बन के खड़े हो जाते हैं, उनके हम सफर बन के खड़े हो जाते हैं, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, बाद में मत बोलिएगा और खुद ही आप प्रश्न उठाते हैं। राजीव जी एक मिनट, मेरे दिन प्लीज राजीव जी, मैं आऊंगा। आपने राजीव जेटली से पूछा कि उनकी इजराइल से क्या रिश्तेदारी है, तो एक बात समझिए, इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा, करगिल जंग में खड़ा रहा, कई मुश्किल मौकों पर खड़ा रहा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपकी गाजा से क्या रिश्तेदारी भी बताता हूं। नहीं, इनकी गाजा से क्या रिश्तेदारी है वो जान जाए पहले। देखिए हमारा पहले मैं रिश्तेदारी है राकेश भाई। आदिल प्लीज 2 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। शायद देश में जुल्म हो रहा हो पूरे वर्ल्ड में, हमारी उससे रिश्तेदारी है, हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। मुझे एक मौका और दीजिए, ये बात भी खत्म करता हूं रिश्तेदारी वाली, ये बात भी खत्म करता हूं मैं। एक मौका और दीजिए, मैं बताता हूं। अच्छा रुकिए, सुन लीजिए, आपने पूछा था ना राजीव जेटली, जल्दी बताइए, फिर मैं कुलकर्णी जी के पास जाऊंगा, फिर आदिल आपके पास। राजीव जी, आवाज आ रही है राजीव जी? चलिए कोई दिक्कत है। संजय कुलकर्णी जी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा गाजा के लड़ाकों की बातचीत की। अगर ये अपने अच्छा हाँ ठीक, अगर ये जरा चेक करिए राजीव जेटली जी के साथ क्या दिक्कत है कनेक्शन में।
हाँ वो चेक करिए, पीसीआर चेक करिए। संजय कुलकर्णी जी जरा आदिल को समझाइए और एमआईएम पार्टी को समझाइए जो कह रहे हैं गाजा के लड़ाके बहादुर सलाम। तो गाजा के लड़ाके कौन है? गाजा में कौन लड़ रहा है? जरा समझाइए इन्हें। राकेश जी, मैं सिर्फ इतिहास और फैक्ट्स पे जाऊंगा। नंबर एक, जो यहूदी हैं और मुसलमान जो हैं उनका मूल एक ही है, ये इन्हें भी मालूम है, नंबर एक। नंबर दो, जो ऑटोमन एम्पायर था जो 1516 से लेकर के 1917 तक था, उस दौरान सारे यहूदियों को वहां से बाहर निकाला गया, जबकि उससे पहले, और यही कारण है कि अल अक्सा मस्जिद जो है वो बहुत पवित्र मस्जिद जो मुसलमानों के लिए है, वो 7वीं शताब्दी में बनी, और उसी के बगल में जो डोम ऑफ द रॉक है, उसी के जो आंगन में है, वो तकरीबन 3 से 3,500 हजार साल पहले किंग सोलोमन के वक्त बना। तो यहूदी वहां पर थे। तीसरी बड़ी बात, जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि यहूदियों के बारे में या इजराइल के बारे में सिर्फ पिछले 75 साल, जरूर उनका कहना ठीक है, क्योंकि 1948 में इजराइल हुआ, लेकिन वो फिलिस्तीनी जो पैलेस्टीन एरिया था उसमें फिलिस्तीनी नहीं थे, उसमें अरब रहते थे। और 1948 के बाद वहां पे फिलिस्तीनी करके, क्योंकि वो इलाके को फिलिस्तीन कहा जाता था इसलिए, नहीं तो वहां पे ज्यूज ही रहते थे। और पहले महायुद्ध और दूसरे महायुद्ध के बाद जब इन यहूदियों के साथ बलात्कार और काफी जो कार्रवाई हुई, उसके बाद ये सारे के सारे इजराइल में आकर के बसे। जहां इनका कहना है, अगर हम कहें कि एमआईएम का क्या रोल था और पोलो के अंदर हैदराबाद में, तो फिर ऐसे मुझे लगता है कि हम लोगों ने जिंदे पुराने मुर्दे उखाड़ करके बात नहीं करनी चाहिए। जहां तक कि हमास का सवाल है, हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2005 में जिसने गाजा पट्टी के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल किया, और 2007 से लेकर के आज तक गाजा पट्टी पे कंट्रोल था तो हमास का था, जिसका सिर्फ 34% ही लोग उस हमास पार्टी जो है उसको सपोर्ट करते हैं। जहां तक कि हमास का सवाल है, अल फतह के साथ लड़ करके जो भी फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन है, और महमूद अब्बास जो कि फिलिस्तीनी लिबर के एक राष्ट्रपति हैं, वो भी हमास के बरखिलाफ इतनी बातें नहीं कर रहे जितने हम लोग भारत के अंदर हमास के बारे में। नहीं, ये आपने बहुत बड़ी बात की है। जो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, क्या उनकी ओर से हमास के फेवर में कोई स्टेटमेंट आया है क्या? ये बातचीत होगी आगे। आदिल आधा मिनट दीजिए, राजीव जेटली जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी आप कुछ कह रहे थे, पूरा कर दीजिए, फिर मैं आदिल आपके पास आ रहा हूं। नहीं राकेश, मैं आपको बताता हूं इसकी दो वजहें, केवल एक वजह नहीं। अगर आप इसकी दूसरी वजह देखेंगे तो यह है कि भारत, इजराइल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के रिश्ते जिस तरीके से मजबूत हो रहे थे, उन्हीं मजबूती के चलते इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने, इन सभी आतंकवादी संगठनों ने हाथ मिला लिया कि अगर ये मजबूती इसी तरीके से बढ़ती चली गई तो इससे कहीं ना कहीं हमारा विनाश हो जाएगा। मैं बार बार कोट कर रहा हूं, आतंकवादियों ने हाथ मिला लिया। अब देखना यह है कि उन आतंकवादियों का समर्थन करने वाले इस दुनिया के अंदर कितने राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। ठीक है, हमारे भारत के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां उन आतंकवादियों के साथ हाथ मिला रही हैं या उनका समर्थन कर रही हैं, वो तो आपके पैनल पर बैठी हैं। ठीक है, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आप भारत के प्रति वफादार ना होकर उन आतंकवादियों के प्रति ठीक है राजीव, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं रखना चाह रहा था, इसलिए मुझे आदिल के पास जाना पड़ रहा है। आदिल, जो सवाल कर रहा हूं उसी सवाल पर टिके रहेगा, बहुत क्लियर कट एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद जो कहना है आप कहिएगा। मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी सबसे बड़े खुद को बनते हैं, पैरोकारी करिए सबसे पहले खड़े होते हैं, पार्टी के नाम में भी मुस्लिमीन है, देश के मुसलमानों को इससे यह लगे कि भाई ये तो मुसलमानों के मसीहा हैं। आज आपको पता है किसका जन्मदिन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है। ठीक, बहुत बढ़िया, चलिए याद तो है। तो ये एक्स पर लिखा क्यों नहीं? मार पूरा जो है फिलिस्तीन, गाजा, किस पर? इजराइल जालिम। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के लिए सोशल मीडिया पर जो मैंने देखा, एक्स पर एक लाइन भी नहीं है। नहीं, उन्हें मुसलमान नहीं मानते क्योंकि उन्होंने हाथ में हथियार नहीं उठाया था। जो हाथ में हथियार उठाता है, देश की खिलाफत करता है, उसे मुसलमान मानते हैं। मैं बोलूं? हाँ, अब बोलिए आदिल भाई, बोलूं? राजीव जी बोलने दीजिए, बोलिए। पांडे भाई, साध्वी प्रज्ञा जिस पर मालेगांव ब्लास्ट का है, उसको भाजपा ने लोकसभा की सदस्यता दिलाई। बाबू बजरंगी भाजपा का, माया कोडानी भाजपा का। अरे बोलने दीजिए राजीव जी, बोलने दीजिए। नहीं आदिल, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा।
आप जितना समय कहेंगे मैं आपको आगे नहीं दूंगा, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम पर एक भी लाइन क्यों नहीं? क्यों आप इस तरीके की आतंकवादी मुहिम छेड़ना चाहते हो? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आपने एक छोड़ा। मिनट राजीव जी अरे साध्वी प्रज्ञा मालिक ऑफ नेक्स्ट है, वो एमपी है भाजपा की। आपको दिक्कत है, जाइए कोर्ट में, सुनिए अजहर कोर्ट में मसूद जाइए। को भाजपाइयों ने छोड़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम के लिए एक लाइन क्यों नहीं? अजहर मसूद को मुसलमानों के भाजपाइयों सबसे ने बड़े छोड़ा नेता, है, मुसलमानों जाकर की कंधार सबसे बड़ी में। पार्टी, पूरा लगातार दिल गाजा से की बात, मुसलमानों को भड़काने की बात, इन भाजपाइयों की लेकिन तरह एपीजे ड्रामा अब्दुल नहीं कलाम करते के लिए हैं। एक लाइन नहीं। ये आपकी भाजपा की सच्चाई तरह है, ड्रामा नहीं ये करते आपके हैं। पॉलिटिक्स की सच्चाई है। अरे भाई कोई ट्विटर से कुछ नहीं होता है, ओहो। दिल से एहतराम होता है, दिल से अच्छा। एहतराम होता है। हाँ, ट्विटर किससे से होता है? होता नहीं किया, आपने दिल से करा है क्या? किससे होता है? आतंकवादियों का साथ आपने ट्विटर पे ही दिया है ना, एक्स पे ही दिया है ना? मणिपुर पे कब जाएंगे? आतंकवादी को तो आप मानते हैं। आतंकवादियों का साथ कैसे दे रहे हैं? कौन है बताइए ना, है हिम्मत बनाने का। बिल्किस हमास जिस बारे में आपके नेता टिप्पणी कर रहे हैं, जिस डिबेट पे आपको बिठाया गया है, उसके ऊपर एक शब्द बोलने में आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप ही के नेता ने बोला ना, ओवैसी साहब ही बोल रहे हैं इस बात को, समर्थन तो ओवैसी साहब कर रहे हैं ना। मेरा नेता डंके की चोट पे बोलता है, मेरा नेता। अरे तो डंके की चोट पर बोलिए ना, हम आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी डंके की चोट पर दलाली नहीं करता है भाजपा। चलिए वक्त इतना ही है, रुक जाइए, सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए, वक्त इतना ही है, रुक जाइए। आदिल एक लाइन बस कहूंगा, मुसलमानों की इतनी बड़ी पॉलिटिक्स करते हैं ना, तो देश के सामने सच्चाई एक आज भी है कि गाजा के नाम पर बातचीत करेंगे, हिंदुस्तान में चुनाव में मुसलमानों को भड़काएंगे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम पर, जिस पर इस देश का हर एक नागरिक उन पर गर्व करता है, देश के ज्यादातर मुसलमान गर्व करते हैं कि वो उनके समुदाय से थे। आपकी पार्टी जिसके नाम में मुस्लिमीन है, आप खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक लाइन नहीं। अब बोलिएगा, कम से कम लिख दें, एक दो लाइन लिख दें, शो के बाद लिख दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।